हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिसे आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी कि फरवरी मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा फरवरी के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का। वो आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वो आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, Recently, Bank of which state has been included by RBI in its regulatory ambit? यानी कि हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य के स्टेट बैंक को अपने नियामक दायरे में शामिल किया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस राज्य के स्टेट बैंक को अपने नियामक दायरे में शामिल किया है। इसका मतलब है कि किस राज्य के, जो आरबीआई के अंडर में नहीं आता था, उस राज्य का स्टेट बैंक। तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य के स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को आरबीआई ने अपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नियामक दायरे में शामिल किया है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपने नियमन के तहत शामिल किया है। अब तक आरबीआई को सिक्किम की राज्य सरकार को छोड़कर सभी राज्य सरकार को बैंकर के रूप में कार्य करने का अधिकार और दायित्व था। यानी कि जो आरबीआई है वो अभी तक स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को छोड़कर जो सारे अदर स्टेट के बैंक थे, वो राज्य सरकार, सिक्किम राज्य सरकार को छोड़कर जो अदर स्टेट के राज्य सरकार के बैंक थे, उन सभी बैंकों को आरबीआई के अंडर में उनको काम करने का अधिकार था और उनको दायित्व था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो इसको इंग्लिश में भी मैंने कंटेंट दिया है, जो सेम कंटेंट है हिंदी में, सेम कंटेंट है यहाँ पे इंग्लिश में। द आरबीआई हैज ब्रॉट द स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अंडर इट्स रेगुलेशन। टिल नाउ आरबीआई हैड द राइट एंड ऑब्लिगेशन टू फंक्शंस एज ए बैंकर टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर द state government of Sikkim. The same content available here in English and Hindi also. So you are comfortable in जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल है आप उसमें इसको पढ़ सकते हैं। तो अब बैंक को अन्य बैंकों के बराबर रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाएगा और हालांकि बैंक का स्वामित्व ढांचा नहीं बदला जाएगा। यानी कि नाउ द बैंक विल बी रेगुलेटेड बाय द आरबीआई ऑन ए par विद अदर बैंक्स। हाउएवर द बैंक्स ओनरशिप स्ट्रक्चर विल नॉट द चेंज। तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके अंदर में किस राज्य के स्टेट बैंक को अपने नियामक दायरे में शामिल किया है, वो किया है सिक्किम। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को आरबीआई ने अपने नियामक दायरे में शामिल किया है। तो नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है 1973। 1973 में सिक्किम के भारत का हिस्सा बनने से 5 साल पहले। तो सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था, एक स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन बन जाता है, वो है 1973। और सिक्किम के भारत का हिस्सा बनने से पहले 5 साल पहले, कितना, 1968 में। तो सिक्किम भारत का हिस्सा बना था 1973 में और उससे 5 साल पहले यानी कि 1968 में स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की स्थापना सिक्किम सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम की स्थापना तो हुई थी, सिक्किम भारत में शामिल हुआ था 1973 में, और स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की स्थापना कब की गई थी, 1968 में स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की स्थापना की गई थी सिक्किम के भारत में शामिल होने से 5 साल पहले। यानी कि द स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम वाज एस्टैब्लिश्ड एंड एन ऑटोनोमस बॉडी होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम इन द ईयर 1968, 5 years बिफोर सिक्किम बिकम पार्ट ऑफ इंडिया इन 1973। तो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की उद्घोषणा 1968 के तहत स्थापित किया गया था। जो बैंक है राज्य सरकार के लिए ट्रेजरी ऑपरेशन प्रदान करता था और केवल सिक्किम के अधिकार क्षेत्र में ही संचालित होता था। वर्तमान में बैंक में कुल कितनी है, 42 शाखा कार्यालय हैं, ब्रांचेस हैं, और सरकारी कार्यों के लिए 3 राजस्व काउंटर संचालित करते हैं। कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, जो आरबीआई के अंडर में आ गया है। आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। कौन से हैं, 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टाइड अप विद वर्ल्ड बैंक टू इनहेंस स्कूल एजुकेशन ऑफ विच स्टेट, यानी कि किस राज्य की स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। तो किस राज्य की स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है? नागालैंड की। द राइट आंसर इज नागालैंड। नागालैंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो भारत सरकार, नागालैंड सरकार को विश्व बैंक ने नागालैंड कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना को बढ़ाने के लिए, यानी कि नागालैंड इनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट के लिए कितना, $68 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि नागालैंड में स्कूलों का शासन बढ़ाया जा सके। अमाउंट भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो मेरे दिए गए जो कंटेंट है इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने मिलियन डॉलर के, तो $68 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ। किस लिए? तो नागालैंड में स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड एंड द वर्ल्ड बैंक साइंड अ $68 मिलियन एग्रीमेंट फॉर नागालैंड एनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट टू एनहेंस द गवर्नेंस ऑफ स्कूल्स अक्रॉस नागालैंड। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD से $68 मिलियन का ऋण की 5 वर्षों की अनुग्रह अवधि की सहित 14.5 यानी कि 14.5 वर्षों की अंतिम परिपक्वता है। In English, the $68 million loan from the International Bank for Reconstruction and Development IBRD has a final maturity of 14.5 years, including a grace period of 5 years. तो IBRD का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBRD। तो नागालैंड कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना के लिए, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे नागालैंड इनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट के कक्षा निर्देशों में सुधार, शिक्षा में व्यावसायिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना है और छात्रों को शिक्षा को मिश्रित और ऑनलाइन सीखने के लिए अधिक पहुंच प्रदान करने के साथ साथ नीतियों और कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी की अनुमति देने के लिए टेक्नोलॉजी प्रणाली का निर्माण करेगा। ये कंटेंट आपको इंग्लिश में भी है, जिसको जो सुटेबल लगे वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके इजी से पढ़ सकता है। बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो जो है वो नागालैंड के CM है। गवर्नर कौन है? RN रवि गवर्नर है नागालैंड के। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC US में। प्रेसिडेंट है डेविड मलपास और उसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलियन डॉलर डिफेंस एग्रीमेंट हैज इंडिया एंड मॉरिशस साइंड, यानी कि भारत और मॉरिशस ने कितने मिलियन डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किन दो कंट्रीज ने किए हैं? दो कंट्रीज कौन सी हैं? भारत और मॉरिशस ने रक्षा समझौते पर, यानी कि डिफेंस एग्रीमेंट पर कितने, जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत और मॉरिशस के बीच में, कितने मिलियन डॉलर का हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। द राइट आंसर इज $100 मिलियन। $100 मिलियन के डिफेंस एग्रीमेंट का साइन किए हैं। किसने? रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं किन दो देशों के? भारत और मॉरिशस। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि $100 मिलियन का भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन में मॉरिशस भी होगा, तो मॉरिशस इज द राइट आंसर। तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर दो प्रमुख हिंद महासागर क्षेत्रों के देशों में मालदीव और मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर थे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने दोनों देशों के बीच व्यापक और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए द्वीप राष्ट्र मॉरिशस का दौरा किया था। द सेम कंटेंट अवेलेबल इन इंग्लिश। द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर वॉज एन official visit to two key Indian Ocean region countries, Maldives and Mauritius. The External Affairs Minister S. Jaishankar visited to island nation Mauritius to review the comprehensive and important bilateral relationship between the two nations. तो किस देश के बीच किया है? मॉरिशस और भारत के बीच हुआ है। भारत ने मॉरिशस के साथ एक मुफ्त व्यापार समझौता FTA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हिंदी में मुक्त व्यापार समझौता, हिंदी में, इंग्लिश में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, या फिर CECPA। व्हाट इज द फुल फॉर्म? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद मॉरिशस। द कंटेंट अवेलेबल है इन इंग्लिश एंड हिंदी, इन बोथ। FTA एंड CECPA किसी भी अफ्रीकी देश के साथ ऐसा पहला समझौता है और मॉरिशस को अफ्रीका के हब के रूप में उभरने में मदद करेगा। यानी कि द FTA एंड CECPA is the first such pact with any African country and will help Mauritius to emerge as a hub of Africa.
भारत ने मॉरिशस को रक्षा परिसंपत्तियों की खरीद की सुविधा प्रदान करने के लिए $100 मिलियन की ऋण व्यवस्था LOC की भी पेशकश की है, यानी कि इंडिया हैज आल्सो ऑफर्ड ए $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू मॉरिशस टू फैसिलिटेट द प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस असिस्ट। ये कंटेंट है, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, आप लोग इसको PDF डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं। बात करते हैं मॉरिशस की, तो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जुगनौथ जो है ये प्राइम मिनिस्टर है मॉरिशस के। और प्रेसिडेंट कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन जो है वहां के मॉरिशस के प्रेसिडेंट है। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशियन रूपी और कैपिटल है पोर्ट लुइस, वहां की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ दीज हैज फ्लिपकार्ट पार्टनर टू इंट्रोड्यूस हॉस्पिकैश इंश्योरेंस, यानी कि फ्लिपकार्ट ने हॉस्पिकैश बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है क्या शुरू करने के लिए? हॉस्पिकैश बीमा शुरू करने के लिए साझेदारी की है किसके साथ? ICICI लॉम्बार्ड के साथ की है। किसके साथ की है? ICICI लॉम्बार्ड इज द राइट आंसर। ICICI लॉम्बार्ड के साथ की है फ्लिपकार्ट ने साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप क्या शुरू करने के लिए? हॉस्पिकैश इंश्योरेंस, हॉस्पिकैश बीमा शुरू करने के लिए। तो ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने कस्टमर्स के लिए ग्रुप सेफगार्ड बीमा, एक ग्रुप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए ICICI लॉम्बार्ड के साथ साझेदारी की है। द ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट हैज पार्टनर्ड विद ICICI लॉम्बार्ड टू ऑफर इट्स कस्टमर्स द ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस, ए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ग्रुप सेफगार्ड जो दैनिक नकद लाभ यानी कि 500 रुपए से शुरू होगा और फ्लिपकार्ट उपभोक्ताओं के लिए ये हॉस्पिकैश लाभ होगा, यानी कि द Group Safeguard comes with daily cash benefit starting from ₹500 and Hospicash benefit for Flipkart consumers. The product will allow consumers to avail payout for each day of hospitalization. तो जो कंटेंट है यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो द फिक्स्ड डेली अमाउंट विल इनेबल कंज्यूमर्स टू पे फॉर इंसिडेंटल मेडिकल और इमरजेंसी एक्सपेंसेस, यानी कि जो निर्धारित दैनिक राशि उपभोक्ताओं को आकस्मिक चिकित्सा या आपातकालीन खर्चों के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाएगी। फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति। ICICI लॉम्बार्ड के CEO कौन है? भार्गव दास गुप्ता ICICI लॉम्बार्ड के CEO है। ICICI लॉम्बार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई और ICICI लॉम्बार्ड की स्थापना हुई थी 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैव प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ टू ग्रो बाय हाउ मेनी % इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, यानी कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP विकास दर कितने % बढ़ने का अनुमान लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक यानी कि जो भारत की GDP है इसके बढ़ने का, इसको घटने का अनुमान जो अदर एजेंसीज के द्वारा लगाया गया है वो करंट में जो मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं, मेरे करंट वीडियोस देख के जरूर जाइएगा क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो अभी जो करंट वीडियो है उसको देख के आप जरूर जाइएगा। किस लिए? जो GDP प्रेडिक्शन है अदर जो डिफरेंट एजेंसीज का है वो अलग अलग होता है और टाइम के साथ चेंज होता है। तो एग्जाम्स में वही पूछा जाएगा जो भी करंट में चल रहा है, तो करंट वीडियो देख के जरूर जाइएगा। यहाँ पे बात हो रही है S&P ग्लोबल। व्हाट इज द फुल फॉर्म है S&P ग्लोबल? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। क्या फुल फॉर्म है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P का। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? 10% इज द राइट आंसर। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स का अनुमान लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत 10% की GDP विकास दर के साथ सबसे तेजी से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, यानी कि द S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैज प्रोजेक्टेड दैट India will be one of the fastest growing emerging market economies in the fiscal year 2021-22 with a GDP growth rate of 10%, यानी कि कृषि क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र के द्वारा निरंतर अच्छा प्रदर्शन, यानी कि कोविड-19 संक्रमण का समतल होना या जो है फ्लैटरिंग ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन का पिकअप इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रिसेंटली रिलीज्ड बजट आर सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर द पॉजिटिव ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो याद रखिएगा, S&P ग्लोबल ने जो अभी डिक्लेयर किया है, जो अनुमान लगाया है वो क्या लगाया है? 10% की दर से विकास दर कितना बढ़ेगी? जो GDP विकास दर है भारत की वो बढ़ेगी 10%। किसके अकॉर्डिंग? S&P ग्लोबल के अकॉर्डिंग। तो S&P ग्लोबल की बात करते हैं। S&P ग्लोबल का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंड पुअर और इसके प्रेसिडेंट है जॉन ब्रिस्फोर्ड। कौन है इसके प्रेसिडेंट? जॉन ब्रिस्फोर्ड इसके प्रेसिडेंट है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज वॉन द वर्ल्ड HRD कांग्रेस अवार्ड, यानी कि विश्व बैंक
विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस अवार्ड, विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? द राइट आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है क्या? विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार। तो 29वें ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कारों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता से सम्मानित किया गया है और साथ ही सीखने और विकास में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान से भी सम्मानित किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया was awarded बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल्सो द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सीलेंस इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट एट द 29th ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस अवार्ड। तो कल्याण कुमार जो मुख्य महाप्रबंधक हैं, यानी कि कल्याण कुमार जो है वो चीफ जनरल मैनेजर है, एचआर ऑफ चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर ऑफ द ईयर के रूप में उन्हें नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट है किसको किया गया है? तो कल्याण कुमार को। जो कल्याण कुमार है वो चीफ जनरल मैनेजर है, उनको चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस जो है वो आर गिवन द इंस्टीट्यूशन एनुअली फॉर द बेस्ट एचआर प्रैक्टिस अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। द एमिनेंट ज्यूरी विच कंसिस्ट ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री विल सेलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग इनटू अकाउंट देयर रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन एचआर। बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके सीईओ है राजकिरण राय जी और इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1990, यानी कि 1919 में 11 नवंबर को स्थापना की गई थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HSBC हैज रेज्ड इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 टू व्हाट परसेंट? यानी कि HSBC ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी के पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? यहाँ पे बात हो रही है HSBC की। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था? वो बात हुई थी S&P, ये हो रही है HSBC, वहां पे हुई थी S&P ने कितना बढ़ा था? 10%। और HSBC ने कितना अनुमान लगाया है? HSBC ने जीडीपी ग्रोथ इंडिया में बढ़ने का अनुमान कितना लगाया है? 11.2% लगाया है HSBC ने और S&P ने 10%। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग जो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अनुमान अलग अलग हैं। जो करंट में जो चल रहा है वही आप लोग पढ़ के जाइएगा मेरे करंट वीडियोस देख के। तो व्यवसायिक गतिविधि में तेजी और कोविड मामलों में लगातार गिरावट के बाद HSBC, व्हाट इज द फुल फॉर्म? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HSBC का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HSBC ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत के लिए अपने विकास के पूर्वानुमान को 9% से बढ़ाकर 11.2% कर दिया है। तो जो पहले जो HSBC ने अनुमान लगाया था फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी की विकास दर का, वो कितना था? वो था 9%। तो पहले के अनुमान 9% को बढ़ाकर HSBC ने कितना कर दिया है? 11.2% कर दिया है। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले का नहीं, अभी करंट का पूछा जाएगा, करंट का ही बताना है। और करंट है HSBC के अकॉर्डिंग 11.2% एंड S&P का 10%। तो HSBC has raised its growth forecast for India in the coming fiscal year 2022 from 9% to 11.2% following a pickup in business activity and steady fall in COVID cases. तो HSBC द्वारा भारत के 2020-21 के सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान -6.3% बना हुआ है, जैसा कि पहले अनुमान था। तो 2020-21 जीडीपी फोरकास्ट ऑफ इंडिया बाय HSBC रिमेन्स -6.3% एज ए प्रोजेक्टेड अर्लियर। HSBC की बात करते हैं। HSBC के सीईओ कौन है? न्यूएल क्विनन इनका नाम है और इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके में और इसके फाउंडर है थॉमस सुदरलैंड। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 3 मार्च 1865 को हांगकांग में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको शिफ्ट करके इसका हेडक्वार्टर कर दिया है लंदन यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पंजाबी रैपर हैज बीन इंक्लूडेड बाय द आरबीआई इन साइबर फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन? यानी कि आरबीआई ने साइबर फ्रॉड पर जागरूकता अभियान में किस पंजाबी रैपर को शामिल किया है? तो आरबीआई ने जो साइबर फ्रॉड है इस पर एक अवेयरनेस कैंपेन है ये शुरू किया है। इसमें किस पंजाबी रैपर को शामिल किया है? तो वो किया है वायरस। ऑप्शन सी वायरस इज द राइट आंसर। तो आरबीआई ने अपने सार्वजनिक जागरूकता अभियान में पंजाबी गायक रैपर वायरस को शामिल किया है। अभियान में वायरस को लोकप्रिय 2017
इंडी हिट बम बोले में शामिल हैं, जो अक्षय कुमार कियारा आडवाणी अभिनीत फिल्म लक्ष्मी के लिए फिर बनाई गई थी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यह पंजाबी गायक और रैपर वायरस, इनका नाम है। RBI has roped in Punjabi singer rapper Virus in its public awareness campaign. The campaign also includes Virus' popular 2017 India hit Bum Bole that was recreated for Akshay Kumar Kiara Advani starred Lakshmi. जैसे जैसे साइबर धोखाधड़ी बढ़ रही है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जागरूकता फैलाने के लिए एक असामान्य उपाय किया है। As cyber frauds continue to increase, the Reserve Bank of India has undertaken an unusual measure to spread awareness. तो जो सीज बैंक जो लॉकडाउन के बाद से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय है, यूपीआई सहित आम जालसाजों और जालसाजों और साइबर सुरक्षा खतरों के खिलाफ तकनीकी पे भी नेटिजन की सचेत या सतर्क रहने का आग्रह करता है। यानी कि द एपेक्स बैंक that has been very active on social media since the lockdown urges tech-savvy netizens to stay alert of satark against common fraudsters and cyber security threats including in UPI. RBI 2016 से ही सोशल मीडिया अकाउंट्स पर RBI कहता है अभियान चला रहा है, लेकिन उसके साथ कभी भी पैपी संगीत नहीं किया गया है। 2016 से जब RBI की टैगलाइन बनाई, केंद्रीय बैंक का संचार, वित्तीय साक्षरता और धोखाधड़ी के प्रति जन जागरूकता आदि पर यह केंद्रित रहा है। कब से? सिंस 2016 बैंक सोशल मीडिया पर उपयोग वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल बैंकिंग और कार्ड लेन देन की सीमा तय करने की सुविधाओं के बारे में बात करने के लिए भी बात भी करता है। कौन सा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो याद रखिएगा RBI ने जो साइबर फ्रॉड पर जागरूकता अभियान है, जो साइबर फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन है, इस कैंपेन को अभियान में किसको शामिल किया है? इस कैंपेन अभियान में शामिल किया है पंजाबी रैपर और पंजाबी सिंगर जिनका नाम है वायरस। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI? व्हाट इज द फुल फॉर्म? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। तो क्या पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 12,195 करोड़ इज द राइट आंसर। कितना? 12,195 करोड़। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों जैसे कि स्विच, राउटर, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस उपकरण और IoT एक्सेस उपकरणों के घरेलू निर्माण के लिए 12,195 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड रुपीज 12,195 crore production linked incentive scheme for domestic manufacturing of telecom and networking products such as switches, routers, radio access network, wireless equipment and other IoT access device. तो क्या पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन अप्रूव्ड बाय? तो कितना किया है? 12,195 करोड़ रुपए। PLI योजना के तहत समर्थन भारत में निर्दिष्ट टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों के निर्माताओं जैसे गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क्स GPON, बेस राउटर्स, डेस्क डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टी प्रोटोकॉल्स, लैब स्विचिंग और 5G 4G रेडियो को प्रदान किया जाएगा। सरकार जल्द ही लैपटॉप और टैबलेट PC के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए PLI योजना के साथ आएगी। यानी कि द गवर्नमेंट विल सून कम अप विद द PLI स्कीम टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स एंड टैबलेट PCs। तो याद रखिएगा, भारत सरकार यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट ने PLI योजना को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 12,195 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, By what percent the Oxford Economics revised India's GDP for 2021? यानी कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की GDP को कितने परसेंट तक संशोधित किया है, रिवाइज किया है? कितने परसेंट तक किया है? 10.2% इज द राइट आंसर। 10.2% तक किया है। किसने किया है? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स रिवाइज इंडिया GDP फॉर 2021 इन बाय व्हाट परसेंट? 10.2% इज द राइट आंसर। So the global forecasting firm Oxford Economics has revised India's economic growth projection for the calendar year 2021 to 10.2% compared to a previous estimate of 8.8%.
यानी कि वैश्विक पूर्वानुमान करने वाली फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत की आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित करते हुए 8.8% के पिछले अनुमान की तुलना में 10.2% तक संशोधित किया है। यानी कि द रीजन फॉर द अपवर्ड रिविजन इज द रिसेंटली कोविड-19 रिस्क एंड द शिफ्ट्स इन द मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का हेडक्वार्टर ऑक्सफोर्ड है, यूनाइटेड किंगडम में है और इसमें 5 देशों में से 6 कार्यालय स्थान है। कितना है? द 6 ऑफिस लोकेशन अक्रॉस 5 कंट्रीज। कितने? 5 देशों में है। It provides global forecasting and analysis to predict and manage economic risk। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन दी है कि क्या है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। तो आई रिपीट, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स is the headquarter in Oxford, UK and has 6 office location across 5 countries. It provides global forecast and analysis to predict the manage account risk। इसका हेडक्वार्टर है, जैसे मैंने बोला, ऑक्सफोर्ड यूके में और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन अप्रूव्ड बाय केरला गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 48 स्मार्ट आंगनवाड़ीज। यानी कि केरल सरकार ने 48 स्मार्ट आंगनवाड़ियों के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। किसने? केरला गवर्नमेंट ने। तो केरल की राज्य सरकार ने पारंपरिक आंगनवाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट संरचना में परिवर्तित करके स्मार्ट आंगनवाड़ियां बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राज्य के महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य में 48 आंगनवाड़ियों को स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना के तहत नए भवन बनाने की अनुमति दी है। यानी कि द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज सैंक्शन ₹9 करोड़ टू बिल्ड स्मार्ट आंगनवाड़ीज बाय कन्वर्टिंग द conventional anganwadis into smart structure with better amenities. The State Department of Women and Child Development has given permission for 48 anganwadis in the state of construct new building under the स्मार्ट आंगनवाड़ी स्कीम। यानी इन स्मार्ट आंगनवाड़ियों को एकीकृत बाल विकास योजना यानी कि ICDS फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ICDS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, हिंदी में एकीकृत बाल विकास योजना के हिस्से के रूप में डिजाइन और निर्माण किया जा रहा है इन आंगनवाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन परमिटेड टू ट्रांसमिट IFSCS टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स अंडर LRS। यानी कि LRS के तहत निवासी व्यक्तियों को IFSCS को प्रेषण करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LRS। LRS का फुल फॉर्म है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। क्या फुल फॉर्म है? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। फुल फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। LRS का फुल फॉर्म है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, हिंदी में बोलेंगे उदारीकृत प्रेषण योजना। और क्या हो जाएगा? IFSCS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। IFSCS इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स का फुल फॉर्म है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि LRS के तहत निवासी व्यक्तियों को IFSCS को प्रेषण करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई है? तो अनुमति दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। द RBI has permitted resident individuals to make remittance under the liberalized remittance scheme to IFSCS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन द कंट्री। इन हिंदी में बात करें तो RBI ने देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को LRS यानी कि उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत निवासी व्यक्तियों को प्रेषण बनाने की अनुमति दी है। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय का उद्देश्य IFSCS में वित्तीय बाजारों को गहरा करना है और निवासी व्यक्तियों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने का अवसर प्रदान करना है। यानी कि द डिसीजन ऑफ RBI इज एम्ड, मेन इसका एम क्या है? इस डिसीजन का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है, इसका मेन एम है deepening the financial markets in the IFSCS and providing an opportunity for resident individuals to diversity their portfolios। ये इसका इंग्लिश में मीनिंग है। तो RBI ने LRS पर मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा की है और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के तहत भारत में स्थापित LRS से IFSCS के तहत निवासी व्यक्तियों को प्रेषण बनाने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है। किसने? RBI ने।
आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। कौन से हैं? 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। और इंडियाज फर्स्ट आईएफएससी कौन सा है? इंडिया का पहला आईएफएससी है वो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। कौन सा है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इंडिया फर्स्ट आईएफएससी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपके आने वाले जो अभी आपके एग्जाम्स हैं, बैंकिंग के मेंस एग्जाम्स, जैसे अभी आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है? आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एग्जाम है, उसके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और मैं फिर बोलती हूँ, जो जीडीपी मैंने प्रेडिक्शन दी है अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो करंट वीडियो है वही वीडियो आप लोग देख के जाइएगा एग्जाम्स में, क्योंकि करंट से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रीवियस में काफी चेंजेस आ जाते हैं। तो अभी के जो करंट वीडियो है वही देख के जाइएगा एग्जाम्स में, उसी से क्वेश्चन आएगा। आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।